नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम एक कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी SME सेक्टर की है और कंपनी का नाम है तुम्हारा NEC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम करती है। थोड़ा सा ये IPO पर नज़र डाल लें कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा, या IPO का धंधा क्या है, व्यापार क्या है। तो व्यापार हमने बात करा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है और कंपनी सब ब्रोकर के माध्यम से भी काम करती है। थोड़ा सा IPO पर नज़र डालें, उससे पहले हम कंपनी के रिव्यू करें, उससे व्यापार समझ लें, इसका बिजनेस क्या है। बिजनेस बेसिकली क्या है इसका, कि ये जो आपने देखा होगा ना, कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई पुल बनाना है या कोई सरकारी स्कूल बनाने हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनाने हैं, उस तरह का ये कंपनी काम करती है। कंपनी कुछ काम जो है सब ब्रोकर के माध्यम से भी करती है। सब ब्रोकर क्या होता है, जैसे लार्सन एंड टर्बो है, बड़ी कंपनी है, उसने कोई प्रोजेक्ट ले लिया हॉस्पिटल बनाने का, है ना। सपोज करो उसने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया और उसको कुछ काम के लिए सब ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है कि सब एक काम करो, तुम मेरा ये इतना प्रोजेक्ट बना दो। तो कुछ ऐसे से भी इनका बिजनेस आता है। कुछ बिल्डिंग वगैरह है, उनकी रेनोवेशन करानी है, पुरानी बिल्डिंग हो गई, उस तरह का भी ये काम करती है। किसने बोला हमें नए स्तर से कॉलोनी डेवलप करनी है, कोई जो बड़ा डीलर है उसने बोला है मेरे को इस डिज़ाइन में ये कॉलोनी में इतने मकान बना दो, तो उस तरह का भी काम करती है ना। बिल्डर जैसा काम है इसका, मतलब एक तरह से ठेकेदार, जो आपने देखा हो ना, प्राइवेट ठेकेदार होते हैं। तो इस कंपनी का जो NEC DAC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है बिजनेस इसका जो है पूरा का पूरा। अगर इसको आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सपोज करो कि आपको कोई बड़ा स्कूल बनाना है, तो स्कूल का ठेका ले लिया, है ना, या L&T लार्सन एंड टर्बो ने कोई पुल बनाना है, पुल का कुछ भाग इनको दे दिया बनाने के लिए, तो उससे क्या काम भी जल्दी होता है और काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने थोड़ा धंधा समझ लिया कि थोड़ा सा इसका जो व्यापार है इससे रिलेटेड है। समझते हैं कि कंपनी में अभी वर्तमान की स्थिति में कितना IPO के माध्यम से कितना पैसा जुटाना चाहते हैं। जो IPO के माध्यम से पैसा जुटाना चाहते हैं 10 करोड़ रुपये हैं। 10 करोड़ रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से अपना पैसा जुटाना चाहते हैं और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब जितना भी पैसा ये IPO के माध्यम से जुटाएंगे पूरा का पूरा कंपनी के हाथ में जाने वाला है। कोटे की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। 5 करोड़ रुपए तो उन्हीं को लगाने हैं, और जो NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है, और जो रिटेल निवेशक है उनके लिए 35% का कोटा वो रिजर्व रखा गया है। IPO की बात करें कि IPO कितने पर प्राइस बैंड है, तो IPO का जो प्राइस बैंड है साथियों 33 रुपये से 33 से लेकर 35, मतलब 33 रुपये से 35 रुपये का प्राइस बैंड है और 4000 शेयरों का एक लॉट है। अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 4000 लॉट शेयरों के लिए लगानी है। आपका जो प्राइस बनता है वो 1,40,000 रुपये बनेगा। IPO की बात करें कि कितने तारीख से कितने तारीख तक IPO खुला है, तो 17 दिसंबर को ये IPO ओपन होगा और 19 दिसंबर को ये IPO क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो साथियों इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो 20 तारीख को आएगा। 20 दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि आपको इस IPO में लगा है नहीं लगा है। 23 दिसंबर को अगर आपको IPO लग जाएगा तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर IPO नहीं लगेगा तो आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग इसकी साथियों 24 दिसंबर को है। ये इसका IPO का रिव्यू है। हम समझे कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनको लगभग 12-13 साल के जैसा गहरा अनुभव है। होल्डिंग को समझ लेते हैं कि होल्डिंग पैटर्न क्या है, या कितने % प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी, मालिकाना हक IPO से पहले क्या था अभी क्या है। तो साथियों इसमें जो मालिकाना हक था प्रमोटर का, जिसको हम IPO के आफ्टर की बात करें या पहले की, तो 96% तो पहले इसकी होल्डिंग थी। आफ्टर IPO 67% रह जाएगी। मतलब IPO से पहले जो प्रमोटर थे उनके पास में 96% कंपनी का हिस्सा था। IPO के बाद लगभग 67% IPO का हिस्सा रह जाएगा। प्रमोटर की समझ लेते हैं कि इसका प्रमोटर कौन था। एक तो हेमंत शर्मा इसका कंपनी के प्रमोटर हैं, और श्री उमा शर्मा जी इस कंपनी के प्रमोटर हैं, और आशीष सक्सेना इस कंपनी के प्रमोटर हैं। 3 प्रमोटर हैं, 67% प्रमोटर की होल्डिंग रह जाने वाली है। तो काफ़ी हेल्दी होल्डिंग कंसिडर की जाएगी, मतलब ठीक ठाक होल्डिंग है, क्योंकि जर्नली जिन कंपनियों में 51% की होल्डिंग रहती है उन्हीं कंपनियों को अच्छा माना जाता है। तो इसमें 67% होल्डिंग रहेगी IPO के बाद, तो ठीक ठाक होल्डिंग कंसिडर की जा सकती है।
अगर फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी जो 10 की फेस वैल्यू है, और लिस्टिंग की बात करें कि कहाँ पे लिस्ट होगी, तो ये बीएससी में लिस्ट होगी। एसएमई सेक्टर की कंपनी है और एसएमई का आईपीओ है। बहुत सोच समझ के ही निवेश करें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। समझ लेते हैं, थोड़ा सा एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं। तो साथियों, जिसके 2022 में एसेट 10 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में 9 करोड़ 20 लाख के हो गए, 2024 में 12 करोड़ 47 लाख के हो गए। और जो उन्होंने टीटीएम का अभी डाटा दिया है, ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम मतलब अभी तक का जो उनको 3-4 महीने का जो उन्होंने डाटा अपने डीआरएचपी में सेबी को प्रस्तुत किया है, उसमें 22 करोड़ रुपए का एसेट इनके दिखाए गए हैं। तो एसेट बढ़े हैं, नो डाउट। रेवेन्यू की अगर नज़र डालें तो रेवेन्यू इनका 2022 में 6 करोड़ 60 लाख हुआ करता था, 2023 में 10 करोड़ 32 लाख हो गया, 2024 में साथियों 11 करोड़ 74 लाख हो गया, और 2024 के जो ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो 24 करोड़ 84 लाख रुपए के एसेट इन्होंने अपने दिखाए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका 2022 में मात्र 8 लाख रुपए 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था, 2023 में 32 लाख का प्रॉफिट हो गया, 2024 में 56 लाख का प्रॉफिट हो गया, और जो 2024 का भी ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब जो 6 महीने का इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया है, तो उसमें इनका जो है ना 2 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है, इनका जो प्रॉफिट है या एसेट वगैरह जो रेवेन्यू वगैरह में जो फ्लक्चुएलिटी देखने के लिए मिल रही है ना, इनके क्या है कि टेंडरों का काम है। सपोज करो किसी का इनका 2020 में कोई टेंडर ले रखा था, है ना, और वो टेंडर इनका अब पूर्ति हुई, तो जब इनके पास में बैलेंस शीट पे वो फंड आएगा, अगर इन्होंने ऐसा समझ लो कि कोई 10 करोड़ का टेंडर लिया, तो 10 करोड़ का टेंडर इन्होंने पूर्ति की 2022 में लिया था, 24 में पूर्ति की, तो उनकी बैलेंस शीट पे 24 में आएगा, 22 में नहीं आएगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तब बैलेंस शीट पे दिखेगा। ऐसा रहता है। इनमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी रहती है ना, इनमें ये सब चीज़ें देखनी होती है कि ये अपना जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो कितने दिन में फुलफिल कर पा रही हैं। पर्पस ऑफ आईपीओ अगर देखा जाए कि भाई इनका आईपीओ का पर्पस क्या है, कि भाई आप आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या, तथ्य क्या है, क्या करोगे पैसे का। भाई 10 करोड़ रुपये आप नेशनल पब्लिक ऑफर के माध्यम से सेबी के द्वारा आप ला रहे हो, लेकिन उस पैसे का करोगे क्या। तो इन्होंने जो बताया कि इनको जो काम करने के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए एक तो पैसा चाहिए, और एक इनको वर्किंग कैपिटल के एक पैसा चाहिए, मतलब जो कुछ इक्विपमेंट वगैरह मशीनरी वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए ना पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसा रहता है कि भाई ऊपर से जितने भी सरकारी कंपनियां रहती है, सरकारी में जो भी कोई व्यक्ति सरकार से रिलेट कर पा रहा हो, तो उनका फंड रुक जाता है 2-3 महीने के लिए, रिलीज़ होता है 2-3 महीने के लिए रुक जाता है, तो उसमें बीच में फ़ंड की आवश्यकता पड़ती है। भाई आपकी जितनी लेबर चल रही है उसको तो एक पेमेंट देना है, जितने इंजीनियर्स हैं उनको पेमेंट देना है, जो आपके पास में जेसीबी हैं या मशीनें चल रही हैं उनका डीजल वगैरह, तो इनके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की आवश्यकता है। ये इन्होंने अपना उसमें बताया है। अभी वर्तमान में कंपनी के पास में 29 से ज़्यादा जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सभी परमानेंट है, और 88 करोड़ से जो ज़्यादा की इनके पास में ऑर्डर बुक पड़ी है, जो ये जिनको ये पूरा करना है। आईपीओ के बाद की अगर बात करें कि कंपनी की वैल्यू क्या बनेगी, मतलब आईपीओ अभी ये 10 करोड़ तो नेशनल पब्लिक ऑफर के माध्यम से मांग रहे हैं, लेकिन आईपीओ के बाद इस कंपनी की वैल्यू क्या रह जाने वाली है। तो इस कंपनी की जो ऑल ओवर वैल्यू बनेगी 37 करोड़ रुपये बनेगी, मतलब कुल कंपनी की वैल्यू 37 करोड़ रुपये रहेगी, और 88 करोड़ रुपए की कंपनी के पास में ऑर्डर बुक पड़ी है जो इनको पूरा करना है। इसको ऐसा समझा जा सकता है कि तुम लोगों को 50 लाख रुपए का धंधा किया, आपको ज़रूरत 50 लाख की है, लेकिन आपके पास में काम इतने पड़े हैं जो आपकी ऑर्डर बुक से 3 गुना है। कंपनी की वैल्यू है 37 करोड़, और कंपनी के पास में 88 करोड़ के ऑर्डर बुक पड़ी है जो इनको फुल करना है। कोई पुल पड़ा है 10 करोड़ का पुल बनाना है, स्कूल पड़े हैं कोई 2-2 करोड़ के 4 स्कूल बनाने हैं, है ना, वो ऑर्डर बुक में आ जाता है कि वो हमें काम पूरा करना है। अब पूरा करना, सरकार पहले तो पैसे देंगी नहीं, आपको ऑर्डर दे दिया, आपको ये पूरा करो, फिर वो प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट बनकर जाएगा, फिर उसको अधिकारी जाँच करेंगे, अधिकारी जाँच करने के बाद उसका फंड रिलीज़ होगा। तो इनको क्या वर्किंग कैपिटल वगैरह में पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने ऐसा बताया है। अब थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के आरओसी और आरओई वगैरह क्या है। तो अगर आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 10.52 रुपये का है, जो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। आरओसी की बात करें तो 15.72 का, वो भी ठीक है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो होता है वो इनका 9% का है, तो जाहिर सी बात है कम है, क्योंकि कर्मचारी वगैरह भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं, कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी जब बढ़ जाती है। अधिकतर होता है कि आपके 100 कर्मचारी हैं, अगर 100 लेबर है तो 100 में से 4 लेबर काम ही नहीं करती। वैसे इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जनरली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी को।
आपने देखा होगा, आप भी अपने घरों में काम कराते हैं तो आप बस अगर 4 मज़दूर रखे हैं तो 4 में से 3 आपको एक तो ऐसा लगेगा कुछ करता नहीं क्या यार ऐसा होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो इसका लगभग 5 का निकल के आता है, 4.79 का। तो ठीक है। ईपीएस समझे तो अर्निंग बिफोर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो इसका 65% मतलब 65 पैसे का निकल गया है, वो थोड़ा सा कम है। मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 9.65 की है, वो थोड़ा ठीक ठाक है। और नेट एसेट वैल्यू जो है उसकी 12 की निकल के आती है। थोड़ा सा इसके पीयर कंपटीटर भी नज़र डाल लेते हैं कि इसके पीयर कंपटीटर कौन है। तो एक K2 लिमिटेड है। K2 लिमिटेड जो कंपनी है उसका 9 का पी है और ईपीएस जो है 18 का है, वो थोड़ा इससे ज़्यादा हेल्थी है। एसआरएम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एसआरएम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसका जो पी निकल के आता है वो 2 का है और ईपीएस जो है वो 90 का है। जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनी है। एक सूरज डेवलपर है, वो भी सी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, उसका 39 का पी है और ईपीएस जो निकल के आता है उसका वो 10 का है। ऑल ओवर अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी तो ठीक ठाक नज़र आ रही है। एसएमई सेक्टर की है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। और कंपनी में क्या है कि अधिकतर जो प्रोजेक्ट है ना कंपनी के पास में, वो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट रहते हैं साथियों, उनमें एक दिक्कत रहती है। दिक्कत क्या रहती है कि उनका फंड बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला कि भाई हमें कोई स्कूल बनाना है ना, या कोई हॉस्पिटल बनाना है या कोई पुल बनाना है, तो अब वो टेंडर में इनकी बिड लग गई तो अब उसको ये कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट बन के जो सर्वर आएगा, सर्वर आके इनको चेक करेगा कि भाई इन्होंने जो मटेरियल बनाया है वो ठीक लगाया है नहीं लगाया है। अब वो सब ठीक अलग मैटर है कि वो किस लेवल का लगाते हैं, पर ऐसा जनरली होता है कि वो पहले चेक करेगा, फिर उसके बाद सरकार के पास अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। फिर वहाँ से जो अगर लोक निर्माण का है तो वहाँ की जो नगर पालिका है वहाँ से फंड रिलीज़ होगा, या अगर कोई राज्य स्तर का है तो उसकी राजधानी से फंड रिलीज़ होता है। तो इस तरह से इसमें रहता है। पीयर कंपटीटर हमने समझ लिए। अब अगर बात करें कि कंपनी में अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, देखो कंपनी की सबसे पहली बात तो क्या है कि सस्ते पी पे आ रही है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो सस्ता है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और पीबी रेशो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो और कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का सस्ता नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है अच्छी कंपनी के लिए। तीसरी बात क्या है कि कंपनी के पास अभी जो जीएमपी है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जीएमपी एक ग्रे मार्केट प्रीमियम जो जीएमपी होता है वो अंदाजा मात्र है, उसे देख के आप आईपीओ में एप्लीकेशन ना लगाएं। आप बहुत सोच समझ के लगाएं, क्योंकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है, बहुत देख सोचना पड़ता है। अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से, जो भी आपका फाइनेंस देखता हो, उसको सलाह करके ही आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं। और जीएमपी अच्छा नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है लिस्टिंग पे आपको पैसा बन सकता है, नो डाउट। अब थोड़ा सा नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या है, इस कंपनी के पास में केस चल रहे हैं। अब केस चल रहे हैं कि एक दो केस भी चल रहा है, दूसरा क्या है कि इनके जो पैसा है, पैसा नहीं बचा पा रहे, जिससे उधारी बढ़ती जा रही है इनके पास में, वो थोड़ा सा एक कंसर्न का विषय है। आप ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन केस के देखते हुए और जो कंपनी में वो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही। जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो ज़रूर पैसा बन सकता है, लिस्टिंग पे भी पैसा बन सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी लगभग इनका 10% के आसपास से ज़्यादा ही है, मतलब 60% के निकल सकता है, आपको डबल भी हो सकती है। पर आपको मैं कोई भी कंपनी में आईपीओ लगाने के लिए राय नहीं दे रहा हूँ। ना ही तो मेरे को देख कर आपको आईपीओ लगाना है, ना ही मेरे को देख कर आपको किसी में डिस्करेज होना है। मैं कंपनी के बारे में जो जनरली अच्छी चीज़ें होती हैं वो शेयर कर देता हूँ, जो कंपनी के बारे में बुरी चीज़ें होती हैं वो शेयर कर देता हूँ। जो आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है वो आपका अपना डिसीजन, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएं। मैं आपसे जो भी शेयर कर रहा हूँ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। तो साथियों, आप ये सब चीज़ें जो एसएमई सेक्टर की कंपनी होती है वो बहुत देख सोच समझ के लगाएं, क्योंकि जब इनमें अपर सर्किट लगता है तो आदमियों को करोड़पति और रोडपति दोनों बनाती हैं, निकलने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि इनमें जर्नली होता क्या है कि आप एक शेयर लोड नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें आईपीओ लगाया और आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लग गई, आपको मिलेंगे 4000 शेयर। तो 4000 शेयर में से आपको पूरे के पूरे 4000 ही बेचने पड़ेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि सामने वाला बायर होना चाहिए 4000 का। भाई किसी के पास में 1,40,000 होंगे तब तो वो खरीदेगा। और जो मैन बोर्ड की कंपनी होती है, जो मैन बोर्ड के आईपीओ होते हैं, उनमें एक फ़ायदा ये रहता है, मैं आपसे बताऊं, कि हाँ, आप अगर 10 शेयर भी बेच रहे हैं तो 10 भी बिक जाएंगे, आपको 2 बेचने 2 बिक जाएंगे। वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती।
और जो एसएमई सेक्टर की कंपनी होते हैं ना, इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। मतलब आपको जितना लगाना है आपने लगा दिया, सपोज करो आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लग गई और अगर सब ठीक रहा तो ठीक है, आपका पैसा डबल हो गया, और अगर नेगेटिव लोअर सर्किट लगना चालू हुआ तो आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये एसएमई सेक्टर की कंपनी में होता है। जनरली जो मेन बोर्ड की आईपीओ होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है तो हमेशा डिमांड रहेगी, क्योंकि कंपनी अभी 3 महीने बाद अपना बजट भी आने वाला है, तो बजट में सरकार जो पहले फिजिकल रुके हुए हैं उनको भी रिलीज़ करेगी। जो अभी कंपनी ने फिजिकल डेफिसिट के कारण जो कंस्ट्रक्शन के कुछ टेंडर रोक दिए थे वे भी रिलीज़ करेंगे। जाहिर सी बात है कंपनियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत देख सोच समझ के, क्योंकि एसएमई सेक्टर की कंपनी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे। साथियों, एफएनओ बिल्कुल ना करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें, और अगर करना ही है तो स्विंग ट्रेड करें। निवेशक बने, बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक ना बने। अगर आपने कोई स्टॉक लिया और उसमें आपको लॉस हो रहा है तो आप सोचे यार अब तो मैं इसको पोते को दूंगा, अपने बेटे को दूंगा, ये मैं उसके लिए दे रहा हूँ लंबे समय के लिए। भाई तुम फंस गए हो, उसको काहे के लिए चिपका रहे हो? तो बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक ना बने। कंपनियों को पढ़ना सीखें, बैलेंस शीट पढ़ें, फंडामेंटली पढ़ें। अगर कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा है, सबसे मेन बात है कंपनी का धंधा बढ़ता रहना चाहिए। अगर कंपनी का धंधा नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंपनी से दूर रहना है। कंपनी का किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पता चले माइक्रो फाइनेंस कंपनी चूज़ कर लो, उसमें धंधा बढ़ता हुआ देख लो, नहीं। क्योंकि अगर कोई कंपनी माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसका काम क्या है? उसका काम है लोगों को लोन देना। अब अगर वो मान लो ऐसा समझो कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए लेकर झोला भर के बैठ जाऊं घर के बाहर आगे कि यार चलो मैं सबको पैसे देता हूं, तो कोई मना करेगा मेरे को नहीं चाहिए? नहीं। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें टॉप लाइन नहीं देखनी, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है, एनआईएम देखना है, जो वो धंधा कर रहे हैं उससे कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसा होता है कि वो पैसा देते तो हैं, आप उसकी ग्रोथ देख के अरे यार कंपनी में बहुत ग्रोथ है, ले लो ले लो, और बाद में जब फंसता है तो निकल नहीं पाता। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक है, इस तरह की समस्या उनमें आई है। चाहे तुम्हारा जो भी उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें समस्या क्या है कि उन्होंने जिनको पैसा दिया समूह के माध्यम से दिया, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से दिया, वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा। भाई आपने 10 लोगों को समूह बना के 1 लाख रुपए दिया, ऐसा समझो, तो 10 लोगों को 10 लाख दिया। अब वो 10 लाख रुपया आएगा तब तो तुम्हें उसमें दिखेगा, वो आ ही नहीं रहा, रिफंड ही नहीं आ रहा। तो हमेशा जो एनबीएफसी कंपनी होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैंक जो कंपनी होती हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, उनमें टॉप लाइन नहीं देखनी। कंपनी जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसमें टॉप लाइन बढ़ती रहनी चाहिए जरूर। टॉप लाइन मतलब जो वो धंधा कर रही है, जो सेल्स कर रही है, वो बढ़ती रहनी चाहिए कम से कम 20% की CAGR से। CAGR मतलब एनुअल कंपाउंडेड रेट से। अगर बात करें हम उसका प्रॉफिट कम से कम पिछली कंपनी का 5 साल से प्रॉफिट में रहनी चाहिए, तो ही कंपनी उठानी है। अधिक पी पर नहीं उठानी। पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो आगे सेक्टर में चल के मैं डिस्कस करूँगा, कोई बात नहीं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा था 70% यूज़र मेरे ऐसे हैं वो चैनल को देखते जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया और 0.5 सेकंड लगती हैं। धन्यवाद, थैंक यू।